नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इमरान खान का इंतजार हो रहा है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कल ऑर्डर किया था कि इमरान को जेल से अस्पताल शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी तक इमरान यहां नहीं लाए गए, जेल से नहीं निकाले गए। शहबाज शरीफ खौफ में है कि इमरान जेल से बाहर निकलेंगे तो उनका पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में हल्ला तो यह मचा है कि इमरान और जनरल मुनीर में डील पहले ही हो चुकी है। पाकिस्तान में फौजी सर्कस का नया सीजन शुरू हो चुका है। क्या क्या करतब देखने को मिलेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। इमरान खान को जेल से अस्पताल पहुंचाने के ऑर्डर पर शहबाज शरीफ बीमार क्यों पड़ गए? इमरान खान का जेल से बाहर आना मतलब शहबाज सरकार का जाना? क्या इमरान की मुनीर से डील हो गई? इस्लामाबाद में भारी तनाव है, रावलपिंडी में भारी तनाव है और लाहौर में तो तनाव ही तनाव है, क्योंकि कैदी नंबर 804 जेल से बाहर आ रहा है, वो भी पूरे 3 साल बाद। यह है इस्लामाबाद का वो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जिसमें इमरान खान को शिफ्ट करने के लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। पाकिस्तान में जो होता है वो यूं ही नहीं हो जाता, सब कुछ पहले से प्लान्ड होता है, खास तौर पर जब बात सियासी हो। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, वो जेल से बाहर आएंगे, अस्पताल जाएंगे और फिर अपने घर पहुंचा दिए जाएंगे। ये सारी स्क्रिप्ट रावलपिंडी में पहले ही लिखी जा चुकी है और फौजी टट्टुओं को इसकी खबर भी दी जा चुकी थी और फौजी टट्टुओं को इसकी खबर भी पहले ही मिल चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को अस्पताल पहुंचाने का ऑर्डर 18 अगस्त को दिया, लेकिन कोर्ट में सुनवाई से पहले ही 15 अगस्त को पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर यह ऑर्डर पढ़ दिया गया था। इमरान खान को राहत के पीछे पाकिस्तान में 3 बड़ी थ्योरी चल रही हैं। पहली थ्योरी ये कि सऊदी अरब और तुर्की का आसिम मुनीर पर भारी दबाव है कि माल लेना है तो इमरान को रिहा करो। दूसरी थ्योरी यह है कि जनरल मुनीर विद्रोह को ठंडा करने के लिए नई चाल चल रहा है और तीसरी थ्योरी यह है कि इमरान खान ने मुनीर से डील कर ली है। इमरान खान को 9 मई 2023 को पहली बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तब 12 मई को वो जमानत पर रिहा हो गए थे। कुछ दिन बाद 5 अगस्त 2023 को वो दोबारा गिरफ्तार हो गए और तभी से कैद में है। अब 3 साल बाद वो जेल के बाहर कदम रख रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई डील तो जरूर है, क्योंकि अपने जानी दुश्मन को जनरल मुनीर यूं ही जेल से आजाद नहीं करने वाला। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर हर मंगलवार को मेले लगते थे। इमरान खान की बहनें उनकी रिहाई के लिए फिर से पूरे पाकिस्तान में रैलियां जुलूस निकालने लगी थीं और अपनी अदालतों पर बिकाऊ का लेबल धड़ाधड़ लगा रही थीं। लेकिन अचानक से इमरान की बहनें खामोश हो गई हैं, कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करने लगी हैं, यानी डील की शर्तें पूरी तरह मान रही हैं। इमरान और मुनीर की डील वाली अफवाहों से शरीफ खेमे में भी टांगें कांप रही हैं। शहबाज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ पुनर्विचार याचिका डाली है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जिस तरह इमरान के बाहर आने पर बिलबिलाए जा रहे हैं, उससे खुद उनकी पार्टी के नेता भी खुलकर कहने लगे हैं कि मियां साहब का टाइम तो पूरा हो गया। चंद रोज पहले ही जनरल मुनीर के खास प्यादे और शहबाज सरकार के गृह मंत्री ने अपनी ही सरकार को जूते मारे थे, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करार दिया था और बड़ी तब्दीली की जरूरत बताई थी। ये सब कुछ मुनीर का पढ़ाया हुआ पाठ था जो मोहसिन नकवी तोते की तरह पढ़ रहा था। यानी मुनीर जो बदलाव चाहता था उसकी शुरुआत हो चुकी है। शहबाज सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुनीर संविधान संशोधन लेकर आने वाला है जिसके जरिए वो पूरी शक्तियों वाला राष्ट्रपति बन जाएगा।
इस संशोधन में सभी पार्टियों की पूरी मंजूरी ली जाएगी। चर्चा ये है कि इमरान भी इसके लिए तैयार हो गए हैं, इसीलिए उन्हें राहत मिल रही है। इमरान की पार्टी के लोग तो उनके फिर से प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद में जश्न के मूड में आ गए हैं। इमरान समर्थकों की ये उम्मीदें इसलिए और भी ज्यादा परवान चढ़ रही हैं क्योंकि उनकी मुंह मांगी मुराद एक के बाद एक पूरी होती जा रही हैं। बुधवार सुबह इमरान खान की उनकी पत्नी बुशरा बीबी से मुलाकात करवा दी गई, जो उसी अडियाला जेल में बंद हैं। बुधवार को ही इमरान की बहन नौरीन खान की भी उनसे मुलाकात हो गई। ये दोनों मुलाकातें पूरे 9 महीने बाद हुई हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट किया है। असल में ये एग्रीमेंट मुनीर की फौज को किराए पर सऊदी अरब में रखने की एक डील है, जिसके जरिए मुनीर को माल बनाना है। इसके अलावा ब्रिटेन के साथ भी पाकिस्तान की एक खैराती डील हुई है। खैरात का लालच देकर दोनों देश मुनीर को अपनी शर्तों पर नचा रहे हैं। बहरहाल बड़ा सवाल अब भी यही है कि इमरान खान जेल के बाहर आएंगे तो शहबाज शरीफ क्या करेंगे, मियां साहब क्या करेंगे और मियां साहब की शहजादी क्या करेंगी। क्या इनकी छुट्टी होगी? क्या शहबाज सरकार जैसे फौजी डंडे के बल पर आई थी वैसे ही दफा भी कर दी जाएगी? इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करने के लिए कोर्ट ने 48 घंटों का वक्त दिया है, जो गुरुवार दोपहर 12 बजे के करीब पूरा हो जाएगा। यानी चंद घंटों में ये साफ हो जाएगा कि इमरान और मुनीर की डील का असल मसौदा क्या है। जो भी हो, पाकिस्तान में फौजी सर्कस और कठपुतली डांस के एक और नए सीजन का शानदार तरीके से आगाज हो गया है। 1 सितंबर से देश के 2 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज में कास्ट सेंसस यानी कि जाति की गिनती शुरू हो जाएगी। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और फॉर्म भी आ गया है। लेकिन कास्ट सेंसस की जोर शोर से मांग करने वाली कांग्रेस हो या फिर अखिलेश यादव, वो जाति जनगणना से खुश नहीं हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से जाति जनगणना कराने की उम्मीद कराना भी बेईमानी है। तो क्या 2027 के यूपी चुनाव से ठीक पहले कास्ट सेंसस के नोटिफिकेशन ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के कास्ट कैलकुलेशन को बिगाड़ दिया है? कास्ट सेंसस है क्या और इससे पहले के आंकड़े क्या बताते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। कैलकुलेटर्स निकाल लीजिए, नोटबुक खोलकर कलम तैयार रखिए और पॉलिटिकल गुणा गणित का अपना हुनर तराश लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान की सियासत के सबसे बड़े हिसाब किताब का टाइम आ गया है। 2027 के यूपी चुनाव से पहले जातियों की गिनती शुरू होने जा रही है। भारत गणराज्य की सरकार ने देश में जाति की गिनती करने का आदेश जारी कर दिया है। सबसे पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी के शिकार होने वाले इलाकों में जाति की गिनती होगी। इन राज्यों में जाति की ये गणना 1 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। 1 से 5 अक्टूबर के बीच इसके आंकड़ों का रिवीजन किया जाएगा। देश के बाकी हिस्सों में जनगणना के साथ जाति की गिनती अगले साल फरवरी महीने में की जाएगी। इस आदेश के साथ ही केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने जाति की गिनती करने वाला फॉर्म भी पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिया है। ये फॉर्म जनगणना के व्यापक फॉर्म का ही पार्ट है, जिसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण के हुक्म और दस्तखत के साथ जारी किया गया है। वैसे तो इस जनगणना के फॉर्म में कुल 40 सवाल हैं, जिसमें भारत में रहने वाले किसी भी शख्स के बारे में कुछ बुनियादी जानकारियां जैसे नाम, पता, ड्राइविंग लाइसेंस, पेरेंट्स के नाम, आधार और पासपोर्ट नंबर पूछे गए हैं। लेकिन इस फॉर्म का सबसे अहम सवाल है सवाल नंबर 10, जिसमें आपसे सवाल किया जाएगा कि आपकी जात क्या है, और आप गिनती करने वालों को जो भी कास्ट बताएंगे वो उसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर लेगा। जनगणना के इस फॉर्म को रिलीज करके नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की जनता से किया गया अपना एक और सियासी वादा पूरा कर दिया है। वो वादा जो गृह मंत्री अमित शाह ने देश की संसद में ताल ठोक कर किया था। इन्होंने कहा कि जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है सरकार। इसको भी मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए, सरकार की कैबिनेट में
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति जनगणना करने का निर्णय कर लिया है। अगली जनगणना जाति जनगणना होने वाली है। एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें जाति का जिक्र नहीं है। मान्यवर, जनगणना जिनका डिटेल अभ्यास है उनको मालूम होगा, जनगणना 2 हिस्सों में होती है। पहले सभी मकानों को इंगित किया जाता है और उसके बाद में जो बिल्डिंग्स होते हैं इसके अंदर रहने वाले बंदों को इंगित किया जाता है। तो बिल्डिंग की अभी तक कोई जाति की व्यवस्था हुई नहीं है, होगी तब इसको भी गिन लेंगे भी। अभी तक बिल्डिंग की कोई जाति व्यवस्था नहीं है मान्यवर। जब व्यक्तियों की जाति गिनी जाएगी तब जाति जनगणना का सवाल आएगा। ये भी मैं आज पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जाति जनगणना के इस नोटिफिकेशन का इंतजार देश की आम जनता को लंबे वक्त से था। विपक्षी दल बड़ी बेकरारी से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जाति जनगणना से निकलने वाले आंकड़े आने वाले समय में भारत की राजनीतिक भूगोल बनाएंगे। जाति जनगणना का डेटा देश का पॉलिटिकल मैप रीड्रॉ करेगा। जाति जनगणना का हिसाब देश के सियासी अर्थशास्त्र की सबसे पवित्र किताब होगा। हालांकि गजट नोटिफिकेशन आने के साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी ने देश के अति पिछड़े वर्ग के साथ एक बार फिर से पॉलिटिकल प्रपंच किया है। जाति जनगणना के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया है। अगर आपको जाति जनगणना करानी है तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद मत करिए। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद का मतलब यह है कि बमूल पर आप चौसा आम ढूंढ रहे हो। देश और जितना पीढ़ी परिवार है वो जाति जनगणना चाहता है। और जिस तरह हमारे दलित समाज को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान दिया है, उसी तरह सबका गिनती हो जाए और उसके बाद आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। ये तो मांग होनी चाहिए। कोई डर के मांग रहा है, कोई खुले मंच से मांग रहा है, बस फर्क इतना है। और जिसको अगर चाहिए तो स्वार्थ के साथ नहीं मिल सकता कुछ, आपको वहां खड़ा होना पड़ेगा जहां मिलेगा। कांग्रेस का आरोप है कि जाति की गिनती के नाम पर नरेंद्र मोदी की सरकार जो कुछ कर रही है वो जनता के साथ किए गए वादे से धोखा है, क्योंकि सेंसस कमिश्नर ने जाति की गिनती करने का जो फॉर्म बनाया है उसमें अति पिछड़ा वर्ग की कोई कैटेगरी ही नहीं है। एससी है, एसटी है और कास्ट है। इनमें आखिर पिछड़े वर्ग की जातियों की लिस्ट कहां है? अगर सबसे बड़ा धोखा मोदी जी ने किया है तो वो भी ओबीसी समाज के साथ किया है। ये तो जातीय जनगणना हो रही है, उसमें SC/ST/कास्ट ओबीसी का नाम नहीं है। तो एक ओबीसी प्रधानमंत्री जो ओबीसी के वोटों के दम पे प्रधानमंत्री बनता है और ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों को ठुकरा देता है, ठोकर मारता है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। असल में जाति जनगणना को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के ताजा दांव ने यूपी चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी और खास तौर से कांग्रेस का पॉलिटिकल कैलकुलेशन बिगाड़ दिया है। इन दोनों दलों को उम्मीद थी कि जाति जनगणना के आंकड़े आने के बाद उत्तर प्रदेश में ओबीसी पॉलिटिक्स के बहाने बीजेपी से फाइट करने का मौका मिलेगा। जितनी आबादी उतना हक का नारा बुलंद होगा तो बीजेपी बैकफुट पर जाएगी और शायद उत्तर प्रदेश की सत्ता भी हाथ आ जाए। लेकिन सरकार ने जाति जनगणना के फॉर्म में SC/ST के साथ कास्ट लिखकर राहुल और अखिलेश के प्लान की हवा निकाल दी है। इससे कांग्रेस बेफ्री हुई है। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने तो उसी वक्त सरकार की नीयत और अपनी प्लानिंग का राज खोल दिया था जब इस साल अप्रैल में डीलिमिटेशन बिल पर बहस चल रही थी। जब गृह मंत्री अमित शाह ने खम ठोककर देश भर में जाति की गिनती कराने का वादा दोहराया था, तब भी राहुल गांधी ने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह जाति जनगणना के नाम पर देश से मजाक कर रहे हैं। अमित शाह जी says that the caste census has begun. And he repeated twice yesterday, trying to be clever, saying that houses don't have castes. The point is not whether houses have castes or don't have castes. The point is whether the caste census is going to be used for representation in Parliament, Vidhan Sabha, Lok Sabha. And what you're trying to do now is trying to make sure that
caste census has nothing to do with representation for the next 10 years. कांग्रेस ने जोर शोर से ये मांग करनी शुरू कर दी है कि सरकार जातियों की गिनती में वही फॉर्मूला अपनाए जो तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार ने जातिगत सर्वे में अपनाया था। इस फॉर्मूले के तहत जनगणना के वक्त किसी की जाति पूछने के बजाय उससे यह पूछा जाए कि वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है या फिर जनरल कैटेगरी से है। जब कोई शख्स अपनी जाति की कैटेगरी बताए तो जनगणना करने वाले जातियों की सरकारी लिस्ट से उसकी जाति का नाम पूछकर दर्ज कर लें। तेलंगाना में इसे ड्रॉप डाउन कॉलम कहा गया था। कांग्रेस का यह भी सुझाव है कि 1 या 2% लोग इस तरह दर्ज कैटेगरी में नहीं आते हैं तो उनको अन्य के दर्जे में लिखें और उनकी जाति का नाम उन्हीं से पूछकर दर्ज कर लें। तेलंगाना में जो जननायक राहुल गांधी जी के निर्देश अनुसार जनगणना हुई, जो कास्ट सर्वे हुआ, जो तेलंगाना सरकार ने कराया, उसको नाम दिया सीप कास्ट सर्वे। 242 जाति हैं वहां तेलंगाना में, वो सब डायमेंशंस का उनको पता लगे और वहां पे उन 242 जातियों का जो कास्ट का मैनुअल लेकर के और जो सेंट्रल कास्ट लिस्ट है हमारे पास उपलब्ध है, उसको लेकर के एनुमरेटर हर घर में गए, वहां श्रेणी पूछी कि आपकी क्या श्रेणी है। किसी ने कहा जी मैं ओबीसी में आता हूं, तो ओबीसी में आप किस समाज से आते हैं, वो वहां पे पूछा गया। जो वर्बेटिम यानी जो मैं मुंह से बोल दूंगा वो अगर लिखा जाएगा तो उसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं इस चीज के, सोशियोलॉजी के, वो ये बताते हैं कि जो आंकड़ा आएगा वो 46 लाख जातियां या इससे भी ज्यादा जातियों का आ जाएगा। 46 लाख कास्ट आ जाएंगी और वो फिर मोदी जी कहेंगे अब तो इतना बड़ा डाटा आ गया, इस पे तो हम काम नहीं कर सकते भाई साहब, क्या करें। मजे की बात तो यह है कि कांग्रेस ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष अनिल जैन तेलंगाना के कास्ट सर्वे की तारीफ करते करते यूपीए सरकार के कास्ट सेंसस की पोल खोल बैठे। उन्होंने जिन 46 लाख जातियों की बात बताई वो असल में 2011 की जाति जनगणना के आंकड़े हैं जो यूपीए सरकार ने रिलीज नहीं किए थे। असल में अपने सहयोगियों के प्रेशर में आकर मनमोहन सरकार ने 2011 में जातियों की गिनती कराई थी। हालांकि उसे जनगणना से अलग रखा गया था। मनमोहन सरकार ने जातियों की इस गिनती का नाम सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस दिया था। उस सेंसस में यूपीए की सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी की मौजूदा जातियों के लिस्ट के आधार पर गिनती नहीं कराई। इसकी बजाय लोगों ने अपने नाम और टाइटल बताए जो सेंसस वाले ने दर्ज कर लिए थे। जब इस सेंसस के आंकड़े आए तो पता चला कि इसमें करीब 47 लाख अलग अलग जातियों के टाइटल हैं। इसके बाद यूपीए सरकार ने क्लासिफिकेशन की दिक्कत का हवाला देकर इस सेंसस की रिपोर्ट को दफन कर दिया था। कांग्रेस का यही इतिहास उसके गले की फांस और बीजेपी के लिए पलटवार का हथियार बन गया है। जो एक देश की आजादी के बाद पिछड़े वर्ग के लोगों को जिस हाशिए पर कांग्रेस सरकार के द्वारा रखा गया, वो चाहे नेहरू जी का शुरुआती दौर हो या कांग्रेस के एक परिवार के 64 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों का कोई भला नहीं किया। आज किस हैसियत से ये सब बात कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा दुख होता है और दर्द भी होता है कि जो 68 साल तक जो है पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो है 68 साल लगे, वो भी नहीं कर पाए। तो ये नैतिकता कहाँ बची कांग्रेस की? ये नैतिकता, उनको नैतिक आधार ही नहीं है। और पिछड़े वर्ग के विषय में 2021 के पहले राहुल गांधी कितनी बार पिछड़े वर्ग के विषय में बोले हैं, इसका पहले उनको जवाब देना चाहिए। जाहिर है जाति जनगणना के मोर्चे पर एक ही दांव ने सभी विपक्षी दलों का गणित बिगाड़ दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक बुनियादी बात समझ लेनी चाहिए। जाति जनगणना का मतलब असल में अदर बैकवर्ड क्लासेस की गिनती है, क्योंकि एससी, एसटी की गिनती तो अभी भी जनगणना में होती है। आखिरी बार ओबीसी की जनगणना 1931 में की गई थी। उसके बाद से ओबीसी जातियों की गिनती नहीं की गई। मंडल की राजनीति करने वाले लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव शुरू से ही देश की ओबीसी जातियों की गिनती की मांग करते रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस इस प्रेशर को रेसिस्ट करती रही। अब नरेंद्र मोदी सत्ता में है तो कांग्रेस इन दलों के साथ जाति की जनगणना के सुर बुलंद कर रही है।
सीधा सीधा लोगों की जाति पूछने का काम कीजिए और उसी के आधार पर ये डिसाइड कीजिए कि किसके साथ सामाजिक न्याय हुआ है, किसको न्याय की ज़रूरत है, किसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, कितना हम लोग रिजर्वेशन के परसेंटेज को मेंटेन कर सकते हैं या हम आगे की रणनीति कैसे बना सकते हैं। वहीं ओबीसी वोट को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट है। उसके पास नरेंद्र मोदी के तौर पर देश का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा है। इसके अलावा बिहार से लेकर यूपी तक बीजेपी ने छोटी छोटी ओबीसी जातियों के साथ राजनीतिक तालमेल करके अपना जनाधार बढ़ाया है। यूपी में 5% कुर्मी वोट साधने के लिए बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल के अपना दल से अलायंस कर रखा है। 4% राजभर और करीब 4% निषाद वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने के लिए संजय निषाद के साथ गठबंधन किया है। इसी तरह लोधी, कुशवाहा और दूसरी छोटी ओबीसी जातियों को भी बीजेपी ने सरकार से संगठन तक पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन दिया है। वहीं यूपी में चुनाव से ठीक पहले विनोद तावड़े को बीजेपी ने यूपी की कमान सौंपी है। विनोद तावड़े ने 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए तमाम जातिगत समीकरण साधे थे। अब उसी अनुभव का फायदा उठाने के लिए विनोद तावड़े को यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी को लगता है कि जातिगत जनगणना को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा, इसीलिए पार्टी ने कास्ट सेंसस को लेकर तमाम आलोचनाओं को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस की समस्या ये है कि हर चीज में समस्या उत्पन्न करना, क्योंकि लोग उनकी बातों पे कोई सीरियसनेस देखते ही नहीं है। अब बताइए आप, जनगणना क्यों कराई जाती है? इसलिए कराई जाती है कि देश की नीतियां, आने वाले समय की जो पॉलिसीज हैं वो उसके अनुरूप बने, जो उसमें डाटा आए, जो उसमें रिजल्ट्स आए। कांग्रेस को उस डाटा और रिजल्ट्स में भी प्रॉब्लम है। मेरे को ये नहीं समझ में आता कि क्या कांग्रेस की आदत बन गई है कि सरकार कुछ भी करे उसके खिलाफ हल्ला गुल्ला करना चालू कर दो। यही कारण है कि कांग्रेस अपनी लगातार विश्वसनीयता देश के लोगों के सामने और मतदाताओं के सामने खोती जा रही है। हालांकि कांग्रेस और उससे भी ज्यादा अखिलेश यादव को पता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में एक एक वोट की लड़ाई कितनी अहम है, क्योंकि 2022 में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत लगाने के बावजूद बीजेपी के कास्ट अर्थमैटिक से पार नहीं पा सकी थी। 2022 में यादव वोट अगर 83% समाजवादी पार्टी को मिले थे तो बीजेपी के खाते में 12% गए थे। वहीं कुर्मी वोट बीजेपी को 66%, समाजवादी पार्टी को 25% मिले थे। दूसरी ओबीसी जातियों की बात करें तो बीजेपी को 66% और समाजवादी पार्टी को इनके सिर्फ 23% वोट मिले थे। इसीलिए अखिलेश यादव आजकल जहां भी जा रहे हैं पीडीए के पी यानी पिछड़ों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं कि हमें एक एक वोट जोड़ना है। अभी मैं जब मंच पे था तो मैंने पूछ रहा था कि लोकसभा की लड़ाई में हम लोग जब पीडीए के आंदोलन को लेकर के चले तो हम बहुत लोगों को सीट नहीं दे पाए थे। जो सीट दी हमारे लोधी समाज के लोगों ने वो सीट हमें जिता दी। वो सीट कभी सोच नहीं सकते थे हम लोग। बुंदेलखंड में हमारा खाता नहीं खुलता था, हम शून्य हो रहे थे, लेकिन हमारे लोगों ने कहा कि आप भरोसा करिए, इन्हें चुनाव लड़ाइए, मैदान में छोड़िए इन्हें। और जब लड़ाया तो परिणाम 100% वाला रहा, 100 का 100 जीत रहे। इसलिए हम भरोसा दिलाना चाहते हैं आपको, पीडीए में जब तक सब लोग नहीं आएंगे, उस छाते के अंदर सब लोग नहीं आएंगे, छतरी के अंदर सब लोग नहीं आएंगे, तब तक हमारा गुलदस्ता नहीं बन पाएगा पीडीए का। तब तक हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई अधूरी रहेगी। इसलिए पीडीए सरकार बनाने के लिए और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम सब लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे। और जब हमें भरोसा हो जाएगा सम्मान का, तो अपने आप हम लोग लड़ाई जीतने का काम करेंगे। अखिलेश को पता है कि जातियों के एग्जैक्ट नंबर्स होंगे तो वोटर ग्रुप को टारगेट करने में मदद मिलेगी, मगर देश भर में कास्ट सेंसस कराने की प्रैक्टिकल दिक्कतें भी हैं। केंद्र सरकार के पास जो लिस्ट है उसके मुताबिक देश में 2479 ओबीसी जातियां हैं। वहीं मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 3743 ओबीसी समुदाय हैं।
राज्यों की सरकार को यह अधिकार है कि वो किसी भी ओबीसी सब कास्ट को अलग कास्ट का दर्जा दे सकते हैं। इसीलिए सेंटर और स्टेट की ओबीसी लिस्ट में बहुत अंतर है। कांग्रेस का कहना है कि एक बार जनगणना में सबकी जात तय हो गई तो ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिस देश के अंदर 10 कोस पर भाषा बदल जाती है और 20 कोस पर पानी बदल जाता है, तो क्या उस देश के अंदर जातियां नहीं बदलती हैं? आप कोई भी प्रदेश ले दीजिए, उसके अंदर आप कहीं भी जाइए, थोड़ी थोड़ी दूरी पे हर एक जाति का अपना एक स्वरूप होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो मल्ला निषाद जाति है वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं, जैसे कि मल्ला, निषाद, केवट, कश्यप। इसी तरह जो अहीर जाति है उसको भी अलग अलग उपनामों से बुलाया जाता है, राव, सिंह, चौधरी और ऐसे तमाम ऐसे टाइटल्स, अहीर, यादव, रबारी, मालधारी। तो क्या इसके आधार पर, टाइटल्स के नाम पर, ऐसे तो बहुत जगह पटेल को कुर्मी भी समझा जाता है और दूसरी तरफ और भी जातियों के लोग पटेल लगाने का काम करते हैं। तो क्या उसके आधार पर हम ये क्लैरिफाई कर पाएंगे कि वो लोग कौन सी जाति से आते हैं? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये सिर्फ भ्रमित करने की बात है। क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, कोडिंग होनी चाहिए और गिनती को पारदर्शिता से करना चाहिए। फिलहाल सरकार कांग्रेस के इस सुझाव पर अमल के मूड में नहीं दिख रही, पर इससे एक बात तो साफ है कि 2027 के यूपी चुनाव के लिए जाति की बिसात बिछ गई है। शह और मात का खेल शुरू हो गया है और इसका ग्रैंड फिनाले अगले साल मार्च में देखने को मिलेगा। खाने पीने की चीजों में मिलावट कितनी जानलेवा हो सकती है, इसकी मिसाल सूरत में दिखाई दी। रेस्टोरेंट का खाना खाने के बाद एक 5 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि परिवार के 4 सदस्यों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया। डॉक्टर्स ने इस मामले में फूड पॉइजनिंग की बात कही। फूड पॉइजनिंग की बड़ी वजह मिलावट है और यह सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है। मिलावटखोरों के खिलाफ पूरे देश में स्पेशल मुहिम चल रही है। हैदराबाद में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ तो यूपी के मथुरा में नकली दूध और पनीर पकड़ा गया। बेंगलुरु में तो नकली दवाइयों के गोरख धंधे का बड़ा खुलासा हुआ। पूरे रिपोर्ट देखिए। क्या आप देसी घी के नाम पर अपनी सेहत बिगाड़ रहे हैं? क्या पनीर के नाम पर सफेद जहर खा रहे हैं? क्या दूध के नाम पर घातक बीमारियों को दावत दे रहे हैं? क्या बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर नकली दवाइयां खरीद रहे हैं? हैदराबाद में नकली घी का जखीरा पकड़ा गया। मथुरा में भारी मात्रा में नकली पनीर डंप किया गया। बेंगलुरु में करोड़ों की नकली दवाइयों का भंडाफोड़ हुआ। गुजरात में जहरीली चिली सॉस की बड़ी खेप पकड़ी गई। मुंबई में एफडीए ने कई रेस्टोरेंट्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। मिलावट के खिलाफ देश में जबरदस्त अभियान चल रहा है। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसता जा रहा है। हैदराबाद की ये वही फैक्ट्री है जहां देसी घी के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा था। फैक्ट्री में असली घी के नाम पर लोगों को ठगने का पूरा इंतजाम था। फैक्ट्री में घी का फ्लेवर, कलर और टेक्सचर ऐसे बनाया जाता था कि आम लोगों के लिए नकली और असली की पहचान करना मुश्किल हो जाता था। नकली घी को बाजार में खपाने के लिए फर्जी ब्रांडिंग की जाती थी। ट्रांसपेरेंट पैकेटों में 100% प्योर घी, प्रीमियम घी और फार्म फ्रेश घी के फर्जी लेबल लगाकर बेचा जा रहा था। पैकेटों पर FSSAI लाइसेंस नंबर, बैच नंबर या एक्सपायरी डेट जैसी जरूरी जानकारियां नहीं होती थी। नकली घी बनाने का यह गोरख धंधा काफी बड़े लेवल पर हो रहा था।
हैदराबाद पुलिस की इन्फोर्समेंट टीमों ने छापेमारी के दौरान कुल 36 टन मिलावटी घी और प्रोसेसिंग के सामान जब्त किए। पुलिस ने 25.5 टन नकली घी जब्त किया, जबकि 10.5 टन कच्चा माल बरामद किया, जिसमें पाम ऑयल, वेजिटेबल फैट, मिल्क पाउडर और खतरनाक केमिकल शामिल हैं। इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दो तरह का जो मिलावट हो रहा है घी में और मिल्क प्रोडक्ट में। पहला मिलावट जो है जिसमें फैट है, एनिमल फैट में मिल्क फैट है, और उसमें पाम ऑयल, रिफाइंड पाम ऑयल, कर्नल ऑयल और कुछ टेक्सचर्स मिला के, कुछ रंग्स मिला के उसको मार्केट में बेचा जा रहा है, और लेबल में लिखा जा रहा है कि इसमें 100% नेचुरल 100% मिल्क प्रोडक्ट है, जो कि टेस्ट से सिद्ध हुआ है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो उसमें जो कलर मिलाया जा रहा है वो नॉट फिट टू मिक्स विथ घी प्रोडक्ट, वो भी है उसमें। दूसरा जो है स्किम मिल्क का यूज किया जा रहा है, उसमें कोई भी मिल्क प्रोडक्ट मिल्क फैक्ट नहीं है। स्किम मिल्क में पाम ऑयल मिलाकर, टेक्सचर के लिए स्टार्च, बॉम्बे रावा मिला के, उसके बाद बफेलो घी के लिए अलग कलर मिलाते हैं, मेटालिन कलर मिलाते हैं, फिर फ्लेवर कलर्स मिलाते हैं, फिर फ्लेवर्स मिलाते हैं, उसका रंग चेंज करके उसको मार्केट में बेच रहे हैं। इन सब जो भी फ्लेवर्स यूज़ किया जा रहा है परमिसेबल नंबर से भी बहुत ज़्यादा, इसमें तो परमिसेबल नंबर ही नहीं, क्योंकि 99.5% ये प्योर होना था, इसमें मिक्स कर रहे हैं। हैदराबाद पुलिस ने नकली घी बनाने और बेचने वालों के खिलाफ स्पेशल एनफोर्समेंट अभियान चलाया है। इसी के तहत एनफोर्समेंट टीम ने एक साथ 130 जगहों पर छापेमारी की। पुलिस ने 39 घी बनाने वाली यूनिट्स पर छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में नकली घी पकड़ा। साथ ही पुलिस ने 91 घी बेचने वाली दुकानों पर रेड डाली। छापेमारी के दौरान टीमों ने बड़े लेवल पर मिलावट का खेल पकड़ा, जहां सिंथेटिक घी बनाने के लिए नकली, घटिया और खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था। नकली घी को धोखे से पैक और ब्रांड करके शुद्ध देसी घी के नाम पर ग्राहकों को बेचा जा रहा था। नकली घी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। मिलावटी और नकली घी बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिससे नसें ब्लॉक हो जाती हैं और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। घी में मिलाए जाने वाले सिंथेटिक केमिकल्स और टॉक्सिन्स को फिल्टर करने के लिए लीवर और किडनी पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, जिससे वो फेल हो सकते हैं। मिलावटी घी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता, जिसके कारण गैस, एसिडिटी, उल्टी और फूड पॉइजनिंग जैसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इसका सबसे ज्यादा असर जो है हमारे सेहत में पड़ रही है, खास करके इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट डिजीजेज में, स्किन डिजीजेज में, किडनी पे, लीवर पे डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट हो रहा है। और पब्लिक भी ये समझ रही है कि हम जा रहे हैं, एक प्योर घी लिखा हुआ है तो ये प्योर है, उस धोखे में पब्लिक इसको ले रही है। तो अब जो है सारा चीज़ जो है एक एक करके आपके सामने रखा जा रहा है। मेन मकसद यही है कि वैसे लोगों को पकड़ना जो इस तरह का काम कर रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू बी आउट ऑफ आवर रिच। डेफिनेटली आवर पुलिस पीपल आर वर्किंग ऑन दैट। वी आर गेटिंग कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन। ये सारा इंफॉर्मेशन पब्लिक की तरफ से ही आया है, जिस पे काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी मिलावट के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने भारी मात्रा में मिलावटी पनीर को नष्ट कराया है। मिनी ट्रक से नकली पनीर को गड्ढे में डंप किया जा रहा है। हजारों लीटर सिंथेटिक दूध को बहाया जा रहा है। मथुरा में मिलावटी पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ। एफडीए ने मौके से करीब 500 किलो नकली पनीर जब्त किया। इसके साथ ही 2000 लीटर से ज्यादा सिंथेटिक दूध पकड़ा। मथुरा के छाता और कोसी कला इलाके के गांवों में ये कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन की ओर से मिलावटखोरों को चेतावनी दी गई है कि खाने पीने की चीजों में मिलावट किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।